मेरा नाम राजन लोहिया है और मैंने अभी यूपीएससी CAPF AC में 2022 ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। मैं चूरू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी एकेडमिक्स में मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है और मास्टर्स में मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया है। मैं बेसिकली एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी एक किसान थे। उसके बाद मेरे पिताजी ने गवर्नमेंट जॉब लिया और मेरी पढ़ाई पहले चूरू और बाद में दिल्ली में हुई है। और इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय RK पुरम सेक्टर 2 से हुई है और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। और इसके बाद मैं क्योंकि सिविल्स के लिए तैयारी कर रहा था तो मैंने ओपन लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग से इग्नू से मास्टर्स किया है डेवलपमेंट स्टडीज़ में। अब अगर CAPF की बात करें तो CAPF रिटन स्टेज 75% वेटेज रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 सब्जेक्टिव इन नेचर है। अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और 250 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें जनरल स्टडीज़, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडीवल, इसके साथ साथ साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिफेंस नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ्स और रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है पेपर 1 और इसका स्कोर काफ़ी मैटर करता है आपकी रैंक डिसाइड करने में और आपका सिलेक्शन डिसाइड करने में। इसके साथ साथ पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 सब्जेक्टिव है। इसमें एसेज, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ये सारे चीज़ें होती है। तो अगर पेपर 1 की मेरी तैयारी की बात करें तो क्योंकि मैं एक CSE स्टूडेंट रहा हूँ तो CSE के साथ साथ ही मैंने जो GS के लिए प्रिपेयर किया और करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर किया, उसी के बेसिस पे मैंने CAPF का अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग किया है। मैंने फोकस किया बेसिक बुक्स पर और मैं सारे एस्पिरेंट्स को भी यही बताना चाहूँगा कि बेसिक बुक्स का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो काफ़ी कोचिंग एकेडमीज़ के मटेरियल उस चीज़ को रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो बेसिक बुक्स पे फोकस कीजिए। आज नहीं तो कल बेसिक बुक्स के थ्रू आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। जैसे बुक्स की अगर बात करें तो वैसे तो काफ़ी टॉपर्स ने बुक लिस्ट अपने अकाउंट्स पे या फिर काफ़ी चैनल्स पर आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, बट फिर भी M लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, NCERTs पे फोकस कीजिए। मैंने साइंस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है CAPF का, उसमें सिर्फ 8th, 9th, 10th क्लास की NCERT पे फोकस किया है और उसके अलावा साइंस के लिए और कुछ नहीं पढ़ा है। बेसिक मैथ्स पे फोकस कीजिए। आपको CAPF की मैथ्स सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला से ज़्यादा एक अप्रोच चाहिए होगी, एक मैथमेटिकल अप्रोच। तो आप उस अप्रोच पे फोकस कीजिए। मैथ्स से डरिए मत, क्योंकि आपको पता है कि अगर हर साल 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस चीज़ से डर नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इससे आपको एक बेटर अप्रोच मिलेगी और आपका वो जो डर है मैथ्स के, अगर आप में से कोई डरता है, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ, तो वो डर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा मैथ्स को लेकर। तो ये है पेपर 1 में कैसे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं स्कोर। करंट अफेयर्स की बात करें तो एक न्यूज़पेपर, मैं जनरली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करता था। मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें ओवर द ईयर्स अक्यूमुलेटेड नॉलेज या फिर अक्यूमुलेटेड हमारी हेल्प करता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि अगर मैंने 2020 में जब 2021 के रिज़ल्ट में प्रीलिम्स में मेरा कट ऑफ से 0.67 मार्क्स का गैप था और 2022 में विद दैट अक्यूमुलेटेड नॉलेज मेरा कट ऑफ से 25 to 30 मार्क्स आगे था जब मैंने अपना पहला CSE प्रीलिम्स क्लियर किया। तो न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक्टिवली पढ़ें न्यूज़पेपर में। जैसे आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐसे पैसिवली मत पढ़िए। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको क्वेश्चन कीजिए कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है,
अगर आप एक्टिवली पढ़ेंगे तो आपके दिमाग को वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। और अगर पेपर 1 में के एंड में बात करते हुए रिवीजन की बात करें तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और ये डिफरेंस भी है कि पहले मैं क्यों अपने CSE अटेम्प्ट्स में सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहा था और क्यों आज मैं CAPF में रैंक 1 हूँ, का डिफरेंस है। हम रीडिंग करते हैं, हम रिवीजन भी करते हैं, पर हम रिकॉल नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से रिकॉल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप पढ़ रहे हैं और आप रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, और ये अपने आप में एक एक्टिविटी है जिसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, और फिर थोड़ा सा टाइम लेके 10 मिनट लेके एक खाली पेपर लेके, ये मैंने मेरे सीनियर हैं हरी सर, उनसे सीखा है। वो ऐसा करते थे और मैंने पाया है कि इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप खाली पेपर लिख के 10 मिनट में कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपके दिमाग को प्रैक्टिस हो जाए कि उसको रिकॉल करना है। तो मेरे हिसाब से रीडिंग, रिवाइजिंग और रिकॉलिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है इस प्रोसेस में। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 को अच्छे से करने के लिए मेरा हमेशा फोकस रहता था सबसे पहले कि मैं पेपर कंप्लीट करूं। मैं कोई भी ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कुछ भी नहीं पीछे छोड़ दूं। तो इस चीज़ पे मेरा फोकस रहता था, क्योंकि हम CSE की मार्किंग स्टाइल को जानते हैं और सबसे ज़रूरी है वो एवरेज मार्क्स ले लेना। और अगर हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो एवरेज मार्क्स मिस हो जाते हैं और वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो मेरे हिसाब से आप कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पहला फोकस इस पे रखिए और उसके बाद क्वालिटी इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट एसेज और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम इन दोनों के मार्क्स जोड़ लें तो आउट ऑफ 200 जो पेपर होता है वो 120 मार्क्स एसेज और आर्ग्यूमेंट्स का होता है। तो आप इनको इम्प्रूव करने के लिए अपने कोट्स प्रिपेयर कीजिए अलग अलग टॉपिक पे। मैंने एक कोट्स की लिस्ट बनाई थी 4 से 5 पेज की, जिनको मैं रिवाइज करके गया था, ताकि अगर कोई भी कोट मैं कहीं पर यूज़ कर सकूं तो मैं वो कोट अच्छे से यूज़ कर सकूं। इसके साथ साथ कोट्स के साथ फैक्ट्स यूज़ कीजिए, आप इंटरनेशनल रैंकिंग्स यूज़ कीजिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को और बेटर बनाने के लिए। और इसमें आपको जो लॉन्ग टर्म आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है तो वो आपको सर्टेनली हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, क्वेश्चन करते हुए हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बना पाते हैं जो कि ऑन एवरेज काफ़ी लोग नहीं दे पाते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स आप ज़रूर बना पाएंगे। इसके साथ साथ पेपर 2 में 25 मार्क्स का सेक्शन ग्रामर का होता है। हम इसको, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना और रैंक 1 लाना, तो आप प्लीज़ ग्रामर को मिस नहीं कर सकते। ग्रामर पे फोकस कीजिए। और मैंने CDS के लिए प्रिपेयर किया था। मैंने अपने IMA के 2 SSB अटेम्प्ट्स दिए हैं, इसलिए उस टाइम भी मैंने ग्रामर के लिए प्रिपेयर किया था और CAPF के लिए मैंने उसे रिवाइज कर लिया। अगर मैं पेपर 2 को अटेम्प्ट करने का पैटर्न की बात करूं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर मिस नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ग्रामर अटेम्प्ट करता था फ्रेश माइंड के साथ। ग्रामर के बाद मैं वो चीज़ें अटेम्प्ट करता था जहाँ पर मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि एसेज और आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स। इन चीज़ों को अटेम्प्ट करने के बाद मैं प्रेसी और एंड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास टाइम कम बचा होगा, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर होगा नेचुरली, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस वो रीडिंग वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और उसी के अंदर डायरेक्टली मोस्टली आंसर्स होते हैं जो मुझे नोट डाउन करने हैं। तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं एंड में करता था, ताकि मैं प्रेशर में भी कम टाइम में भी 5 से 10 मिनट के अंदर वो जो 20 मार्क्स का सेक्शन है उसको मैं कर सकूं। तो ये मेरी अप्रोच रहती थी पेपर 2 को करने के लिए। और रिटन में पेपर 1 में मैंने एवरेज 170 स्कोर किया है और अभी तक मार्क्स नहीं आए हैं, पर पेपर 2 में मैंने सर्टेनली शायद अच्छा स्कोर किया है, इसीलिए मेरी रैंक आई है, क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर 1 में और भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके 190 तक मार्क्स आए हैं। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट 75% वेटेज वाला रिटन कंपोनेंट, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं,
तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक डिफेंस ओरिएंटेड फोर्स है, जो कि एक सिविलियन और एक डिफेंस फोर्स के बीच का एक मिक्स है। तो इसमें आपका फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टेस्ट ज़रूर होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 4 मेन इवेंट्स होते हैं: 100 मीटर स्प्रिंट, 800 मीटर रेस और लॉन्ग जंप्स, जिसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और शॉट पुट थ्रो। इसको करने के लिए पर्सनली मैंने अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करी, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है। मैं KVS नेशनल्स लॉन टेनिस में मैंने खेला है, 5 बार खेला है, और इसीलिए मुझे अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं रेगुलरली आज भी मैं कहता हूँ कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं रेगुलरली 1 से 1.5 घंटा खेलता हूँ या रनिंग करता हूँ। पर मैं कोई भी एस्पिरेंट जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए स्टार्ट करना चाहता है, मैं उसको बोलूँगा कि आप 2 चीज़ पे फोकस कीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको, जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। सो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, और अगर आप रिटन एग्ज़ाम के बाद स्टार्ट करते हैं तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पहले ज़रूर इनफ स्टैमिना बिल्ड कर लेंगे कि आप वो इवेंट ईजीली क्लियर कर लें। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ जो हम चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप प्लीज़ हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे लो हीमोग्लोबिन पर भी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं। हेल्दी फूड खाइए और अपना वेट अपने हाइट के हिसाब से BMI 23 एवरेज प्लीज़ कीजिए। वो लाइफ के लिए भी हेल्दी है और इस एग्ज़ाम के लिए भी हेल्दी है, ताकि आपका वेट ओवरवेट कैटेगरी में ना आ जाए। तो इन 2 चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये बात रही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। आफ्टर क्लियरिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपका दूसरा पड़ाव है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, पर वो क्वालिफाइंग होता है नेचर में। इसके बाद इंटरव्यू राउंड है, जो कि 25% वेटेज रखता है, 150 मार्क्स आउट ऑफ 600 टोटल मार्क्स। तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे फोकस करने के लिए आप सबसे पहले अपने डैफ, जो भी आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अपने रिटन राउंड के बाद सबमिट करेंगे, उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपकी पर्सनालिटी जानना चाहता है। इसे हम इंटरव्यू भी नहीं कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और तुम्हारी लाइफ से क्वेश्चन पूछकर तुम्हारे को जानने से बेटर और कोई तरीका नहीं होता है पर्सनालिटी जानने का। तो इसीलिए आपने डैफ में जो भी डिटेल्स दी हैं, आप प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए और उसके बारे में डिटेल्ड नोट्स बना लीजिए कि अगर आपसे पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका क्या आंसर करेंगे, और पॉसिबली जो आपके आंसर होगा उससे आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही दूसरे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं खुद की, तो मेरा इंटरव्यू इन कंपैरिजन काफ़ी छोटा रहा, जो कि वैसे जनरली शायद पॉजिटिव नहीं समझा जाता, पर आई एम श्योर कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। 19 to 20 मिनट्स के इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू 10 to 15 मिनट्स सिर्फ एक टॉपिक, जो कि मेंटल इलनेस के ऊपर चला। क्योंकि मैं स्ट्रीट थिएटर से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी के थ्रू मेंटल इलनेस के ऊपर स्ट्रीट प्ले किया है। तो जैसे ही इंटरव्यूअर्स को ये बात पता चली, फिर उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू मेंटल इलनेस ओरिएंटेड ही रखा, जिसमें उन्होंने मुझसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे कि मेंटल इलनेस से आप क्या समझते हैं, लोग डिनाइल में क्यों हैं, क्या इसकी ग्रेविटी क्या है सिचुएशन की, इसके साथ साथ कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल आर्म्ड फोर्सेस में मेंटल इश्यूज या फ्रैट्रिसाइड केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। तो इसमें हम एज एन ऑफिसर आप क्या करोगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये सारे टॉपिक के थ्रू ही मेरा पूरा इंटरव्यू इवॉल्व हुआ, तो जो कि मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि आपकी पर्सनालिटी का कोई भी एस्पेक्ट से पूरा इंटरव्यू आपका अच्छा जा सकता है। तो प्लीज़ अपने डैफ पे फोकस कीजिए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी इशू, बिकॉज CAPF इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जैसे अभी अगर मणिपुर वायलेंस, नक्सलिज्म, सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को आप मिस नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए। इसके साथ साथ आप और भी जो भी इवेंट्स हैं, जैसे अगर आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे फोकस कीजिए। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैंने यही किया कि मैं फाइनली लास्ट 25 डेज़ में मैंने अपने ये सारे एस्पेक्ट्स, चाहे मेरा स्पोर्ट्स का हो या थिएटर हो, मैंने इनके ऊपर फोकस किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन के मॉक्स की, तो इंटरव्यू मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो गलतियां पहले ही कर लें और अपने एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में ना करें। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यू मॉक्स को अप्रोच इस स्ट्रैटेजी से करें कि आप अपने इंटरव्यू को 2 एस्पेक्ट में डिवाइड कर लें। एक है नॉलेज सेक्शन और एक है आपका कॉन्फिडेंस या पर्सनालिटी सेक्शन। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको जैसे 3rd और 4th मॉक में लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको शायद अपने नॉलेज को ब्रश अप करने की ज़रूरत है, तो आप अपने नॉलेज सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए और 3 to 5 इंटरव्यू मॉक्स आर इनफ आपके लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने काफ़ी पढ़ा है, ऐसे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जिनका नॉलेज काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी साल से उनका एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, पर वो जब किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं या उनको लगता है कि वो सही से आंसर कर नहीं पाए, और इंटरव्यू से बाहर निकलते ही उनको लगता है कि इसका मैं इतना अच्छा आंसर दे सकता था, मेरे पास इतना नॉलेज था, इतने फैक्ट्स थे, तो मैं नहीं कर पाया। अगर आपके साथ ये इशू है तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू मॉक्स दीजिए। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो एक्सपेंसिव या पेड मॉक्स हैं, आप उनको अवॉइड करके कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं भी आपको फ्री ऑफलाइन मॉक देने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर दीजिए। मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए टोटल 4 मॉक्स दिए थे, और तो जिनके थ्रू मैंने अपना प्रैक्टिस किया। इसके साथ साथ अगर बात करें कोचिंग की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा दिल्ली आकर या फिर शहरों में जाकर इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता है, सारी फैमिलीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो अगर बात करें इस चीज़ की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और मुझे इस प्रिपरेशन में अराउंड 5 साल हो गए हैं, तो और काफ़ी फेलियर्स के बाद मैंने ये सक्सेस देखा है। तो अगर आप इस मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आज टाइम काफ़ी चेंज हो गया है। इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शहरों में जाके पीजीज़ में रह के, मैं मानता हूँ कि वो एक माहौल प्रोवाइड करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ वहीं अवेलेबल होगा। आज इतने सारे इंटरनेट या फिर यूट्यूब चैनल्स पे आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप ये करना चाहते हैं तो आप घर से भी ये कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए। इसके साथ साथ अगर बात करें स्टडी मटेरियल की, तो आप स्टडी मटेरियल में आप बेसिक बुक्स पे फोकस कीजिए, जो कि आपको किसी भी अच्छे यूपीएससी प्रिपरेशन चैनल पे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको फ्री में बता देते हैं कि बुक लिस्ट क्या है। आप उस बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कोचिंग नोट्स पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो उन्हीं बुक्स का एक अडल्ट्रेटेड वर्जन होता है। इसके साथ साथ आप बुक्स के साथ न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। और अगर आपको मंथली करना है, जैसे 2021 में मैंने विजन आईएएस का मंथली फॉलो किया था, अगर आप करना चाहें तो आप कीजिए। 2022 में मैंने नहीं किया, तो क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतना टाइम नहीं था, मैं अपना यूपीएससी सीएससी मेंस का अटेम्प्ट भी दे रहा था। तो स्टडी मटेरियल ये है, और आप ज़रूर नोट्स बना लीजिए। जो भी आप बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप नोट्स या एक्सेल शीट्स, मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्रिपरेशन करते हुए सीखा है कि वो एक्सेल शीट से काफ़ी एफिशिएंटली प्रिपेयर कर पाते हैं। तो आप नोट्स या एक्सेल शीट बना लीजिए डिटेल्स की, जिसको आप रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो वो आप कंटेंट आप याद नहीं रख पाएंगे और वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ रिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप शॉर्ट नोट ज़रूर बना लीजिए। और इसके साथ साथ जो बच्चे अगर कोचिंग नहीं ले सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स
और अभी काफ़ी अवेलेबल हैं। मैंने CAPF के रिटन राउंड्स के लिए या इंटरव्यू राउंड्स के लिए मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, तो मैंने अपना सेल्फ प्रिपरेशन किया है। और 2019 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो कोचिंग लेके भी मुझे ये समझ में आया कि शायद कोचिंग मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ कोचिंग कवर करती है मैं उससे कम टाइम में वो चीज़ कवर कर पा रहा हूँ। हाँ, कोचिंग का इम्पोर्टेंस उस एस्पेक्ट में है अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन आप लैक करते हैं। कुछ बच्चों के साथ होता है कि उनको कोचिंग ज्वाइन करने के बाद वो डिसिप्लिन हो जाते हैं कि अब कोचिंग जाना है टाइम से। तो लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि मेरी राय में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल इनफ है जिसके साथ आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर इस चीज़ की बात की जाए कि इस पूरे प्रिपरेशन में मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल क्या था और मेरे क्या फेलियर्स रहे जिससे आप सीख सकते हैं, जो कि आप ये सीख सकते हैं कि जो फेलियर्स मैंने करे और मुझे टाइम लगा वो आपको ना लगे और आपको जल्दी सक्सेस अचीव कर पाएँ। मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल पढ़ाई को लेकर मेरी अप्रोच रही, जिसकी वजह से मैंने इनिशियल फेलियर्स भी देखे। थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ जब भी मैं इवन अकेडमिकली अच्छे परफॉर्म करते हुए भी मैं काफ़ी ही आउटगोइंग और डाइवर्स पर्सनालिटी रखता था। मतलब मुझे थिएटर भी करना था, स्पोर्ट्स भी करना था और मुझे पढ़ाई भी करना था, मुझे को करिकुलर्स भी करना था। तो इस अप्रोच के साथ मैंने कभी भी एट अ टाइम कंसंट्रेटेड पढ़ाई नहीं किया। तो जब मैं CSE में आया अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे बताया गया इनिशियली सीनियर्स के थ्रू कि इस प्रिपरेशन में आपको कमरे में बंद होकर और बहुत ही कंसंट्रेटेड पढ़ाई करना होता है, आपको बाहर की लाइफ से कट ऑफ कर देना होता है, जो कि कई हद तक सच भी है। पर वो अप्रोच मेरे लिए काम नहीं किया क्योंकि शायद वो मेरा लर्निंग स्टाइल नहीं था। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में ये समझना कि आपका लर्निंग स्टाइल है क्या, क्योंकि 2020 और 21 में सक्सेस नहीं देखने के बाद और रिपीटेड CSE प्रीलिम्स फेलियर के बाद मैं एक ऐसे पॉइंट पे था जब मैं मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था और मैं क्वेश्चन कर रहा था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे लग रहा था कि क्या अब मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने एक्चुअली रीथिंक भी किया था कि मुझे ये जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो उस टाइम मेरे सर हैं एक हरी सर, उनके साथ मैंने एक इंटरैक्टिव अप्रोच लिया पढ़ाई को लेकर। 2021 में आज से लगभग 2 साल पहले मैंने डिस्कशंस के थ्रू बातें करते हुए, चार्ट्स के साथ पढ़ते हुए, मैप्स के साथ पढ़ते हुए एक ऐसा अप्रोच बनाया। और ये इंटरैक्टिव अप्रोच जो कि मेरी पर्सनालिटी को ज़्यादा सूट करता था, इससे मुझे रिच डिविडेंड्स मिले क्योंकि मैं चीज़ें ज़्यादा याद रख पाया, मेरा रिटेंशन बढ़ गया। पेपर में बैठे बैठे मुझे ऐसे याद आता था कि अरे ये इसके ऊपर तो हमने डिस्कशन किया था। तो ये मेरा प्रोसेस रहा जिसकी वजह से फिर मेरे को रिपीटेडली CSE प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ, मैंने मेंस दिया, CAPF मेरा रिटन दोनों बार क्लियर हुए, आज CAPF में मेरे को रैंक मिला, राजस्थान PCS में मेरे को मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हुए, मेरा राजस्थान PCS का इंटरव्यू अभी होना है। तो आप अपनी अप्रोच ढूंढिए और उस हिसाब से पढ़िए। जैसे कुछ बच्चे हैं वो YouTube के वीडियोस देखकर और चैनल्स के थ्रू अच्छे से पढ़ सकते हैं, मुझे पता था ये मेरी अप्रोच नहीं है। कुछ बच्चे बुक्स के साथ अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे इंटरैक्ट करके डिस्कशंस में, चार्ट्स में ऐसे अच्छा पढ़ सकते हैं। तो अपनी अप्रोच ढूंढिए जिससे आप इंजॉय कर सके वो प्रोसेस को और आप वो अप्रोच लीजिए। यही मेरे हिसाब से डिफरेंस है मेरे रिपीटेड फेलियर्स और मेरी आज की सक्सेस के बीच में। एंड में अगर कुछ चीज़ जो मैंने अपने फेलियर्स से सीखी है और मैं बच्चों को बताना चाहूँगा वो ये कुछ पॉइंट्स हैं और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। इस पूरे प्रोसेस में ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको आप एक स्प्रिंट की तरह ले सकते हैं, पर UPSC एग्ज़ाम चाहे वो CSE हो चाहे CAPF हो, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है नेचर में कि अगर आप स्प्रिंट करेंगे और गलती से वो आपका साल नहीं हुआ तो आप डिस्करेज हो सकते हैं।
तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ाई करते हुए, परसिस्टेंट मेहनत करते हुए इसको एक मैराथन की तरह लीजिए और इस अप्रोच में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये लंबी जर्नी है, तो मैं आपसे ज़रूर अपील करूँगा कि अपने जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, वो चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके बहन भाई हों, आपके फ्रेंड्स हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आप प्लीज़ उन सब के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है अपना मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए। आप अपने फैमिली रिलेशंस को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये एक जर्नी है जिसमें मैं कई बार गिरा हूँ, सब गिरेंगे और सबको फेलियर्स देखने पड़ेंगे। जब आपको अपने ऊपर से विश्वास छूट जाएगा, तो उस टाइम पर आपको सहारा देने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला, आप में कॉन्फिडेंस रखने वाला आपको चाहिए होगा। तो इन ह्यूमन रिलेशंस को छोड़िए मत, और जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको सक्सेस को आपके साथ सेलिब्रेट करने वाला चाहिए होगा। तो प्लीज़ इन सब अपने ह्यूमन रिलेशंस पे ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आज के यूथ को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स से लंबा नाता रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में सर्टेनली स्पोर्ट्स ने कुछ काफ़ी चीज़ें ऐड करी है। तो आप स्पोर्ट्स या फिर जो भी आपका मीडियम है, आप उससे फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने टीचर्स और मेंटर्स, चाहे वो आपको जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब तक हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उनसे सीख नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट अपने सीनियर्स की, टीचर्स की और अपने मेंटर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें उनसे कुछ सीखना है तो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जब 2020 में मैं काफ़ी डिस्करेज हो गया था और मैं अपने स्कूल टीचर से मिला, रत्ना घोष मैम। उन्होंने मैं सरप्राइज था कि उनको मुझ में इतना ट्रस्ट और मेरे ऊपर इतना फेथ कैसे है जितना मेरे को खुद को नहीं है। तो ऐसे टीचर्स और ऐसे मेंटर्स आपको फिर से इस जर्नी में खड़ा करते हैं, तो आप उनको हमेशा साथ रख के चलिए और अच्छे से परसिस्टेंटली मेहनत कीजिए, अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, और ज़रूर इस मेहनत के बाद आपको सक्सेस अचीव होगी। थैंक यू।